स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है और बरसात की बूंदें भी तपती धरती में जान डालने लगी हैं। बरसात का मौसम आता है, बहुत ही सुहाना लगता है हम सबको। हाँ, लेकिन अगर हम ध्यान न दें तो इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां देखने में आती हैं। खास करके जो सबसे पहले जो परेशानी दिखाई देती है वो है पेट से संबंधित परेशानी। खान पान में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई नहीं कि बस समस्याओं का दौर शुरू हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये बरसात का मौसम आपके लिए खुशनुमा बना रहे, आपके लिए खुशियां ही खुशियां हो और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। इसलिए आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि बरसात के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारी जीवन शैली कैसी हो, ताकि जो ये परेशानियां होती हैं आमतौर पर इस मौसम में, उनसे हम बचे रहें। तो आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ओम प्रकाश जी को, जो कि फिजिशियन हैं और CMPDI में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बरसात तो शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो बरसात के मौसम में जो परेशानियां होती हैं आमतौर पर, वो भी अब शुरू हो गई होंगी या अब धीरे धीरे होंगी। तो आज हम यही चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह से हम बचे रहें बरसात में पेट से संबंधित परेशानियों से, और अगर हो जाता है, कुछ परेशानियां हो जाती हैं, तो उनके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपसे हम सवाल करना चाहेंगे सर, कि बरसात के मौसम में आमतौर पर किस तरह के मरीजों का सामना करना पड़ता है आपको? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम चिकित्सक लोगों ने, जैसे प्री BC एरिया होता था, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, वैसे हम लोगों ने हेल्थ के स्टेटस में प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना बनाया है। अच्छा। इसलिए कि पहले लाइफ स्टाइल कुछ भी रहने पर लोग स्वस्थ रहते थे। पोस्ट कोरोना एंड आफ्टर कोरोना काफी लोगों ने हम लोगों ने खोया है, और उसके चलते बहुत बायोलॉजिकल मार्कर्स हम लोग के शरीर में एलिवेटेड है आज तक। इसके चलते आज भी आप सुनती होंगी कि किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को किडनी फेल्योर में चला गया, लंग्स का प्रॉब्लम, बिल्कुल बहुत कम उम्र में ही लोगों को ये समस्याएं हुई हैं। जी। अब रही बात की जीवन में सबसे बड़ा चीज आज के दिनों में सब लोगों ने देखा है कि स्वास्थ्य ही है। बिल्कुल। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी जिंदगी आराम से चलेगी और काफी अच्छा आपका लाइफ बीतेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं सर, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा। जी। तो इसमें क्या है कि अब टॉपिक पर मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल। कि रेनी सीजन में, जैसे बरसात के दिनों में, आम बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं जो कि लोगों को काफी परेशान करती हैं। उसमें जनरली आप अभी जैसे स्पेसिफिक बोली कि एब्डोमेन संबंधित, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ज्यादातर देखिएगा कि गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस A, जिसे आमतौर पर लोग बोलते हैं कि पीलिया हो गया है। अच्छा। जॉन्डिस हो गया है। ये बीमारियां कॉमन है। अब उसमें क्या है कि गैस्ट्राइटिस एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अच्छा। वो हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में रहता है। वो बैक्टीरिया अच्छा है। अच्छा। जो कि हमारे खाने को पचाने के काम भी आता है, लेकिन कभी उसकी अधिकता हो जाने के चलते हम लोग का एसिड सिक्रेशन स्टोमक में ज्यादा होने लगता है, जिसके चलते गैस्ट्राइटिस हो जाता है। उस गैस्ट्राइटिस में नॉट ओनली लोग, जैसे कि गैस हो रहा है तो डकार आएगा, चाहे ब्लोटिंग होगा एब्डोमेन का, उसके अलावा जैसे क्या होता है कि वोमिटिंग भी होने लगता है ज्यादा गैस्ट्राइटिस, एसिड सिक्रेशन होने पर। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग को उसका इलाज करना पड़ता है। पहला तो है कि एंटासिड देना पड़ेगा, उसको देने से, लेकिन कुछ अपना रहन सहन भी है जिसके चलते हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रिवेंशन के तौर पर। जैसे है कि हर थोड़ी देर पर, 2 से 4 घंटे पर आप छोटी क्वांटिटी की चीज कुछ भी खा लें। अच्छा। और ज्यादातर अवॉइड करें कि तैलीय चीज हो, भुना हुआ चीज हो, ये सब चीज नहीं खाना है। जैसे आम हम लोग के देखिए भारत में आप देखिएगा सबसे बेस्ट और सस्ता चीज सत्तू है। सत्तू पेट के लिए, इस गैस्ट्राइटिस के लिए बेस्ट है। अच्छा। अगर आप 2 चम्मच सत्तू का सेवन उसको रोज करें तो काफी फायदेमंद रहेगा। इसके बाद गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया।
उसमें 2 तरह का होता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ज्यादातर ये खान पान के चलते होता है। तो आपका हाइजीन अगर ठीक नहीं है या खाना अगर खराब है या कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, हाँ, जी, जी। या पानी भी, पीने का पानी भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस केस में हम लोग बरसात के दिनों में जिनकी पानी समस्या रहती है, ज्यादातर लोगों को हम लोग यही बोलते हैं कि पानी बॉयल करके पिए। बॉयलिंग से आप 99% कीटाणुओं को उसमें से हटा सकते हैं। ये जो बॉइलिंग सर करना है बरसात के दिनों में, अक्सर हम भी कहते हैं, आप सब तो बताते ही रहते हैं, तो कितनी देर इसे उबालना चाहिए पानी को, और पानी कैसे? पानी जब उबलने शुरू हो जाए उसके बाद कम से कम 20 से 30 मिनट 20 से 30 मिनट पानी को खौला दें। अच्छा। इसके बाद पानी को छोड़ दे ठंडा होने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास फिल्टर है तो फिल्टर में डाल दे ठंडा होने पर। फिल्टर नहीं है, सिंपल हमारे घर में जो पतला कॉटन का कपड़ा हो उससे भी छान सकते हैं। छान के उसको अपना रखें और उसको फेंक। क्योंकि पानी से आपको 3-4 बीमारियां बहुत कॉमन है। एक तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बताया, बिल्कुल, आपको टाइफाइड, टाइफाइड का एक मैंने नाम लिया था। टाइफाइड खाना और पानी के चलते ही होता है। पानी में ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि किसी के टैंक में, जैसे बड़ा अपार्टमेंट है, ऊपर पानी स्टोर होता है, उसमें अगर साल्मोनेला बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, उसका अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो मल्टीपल लोगों को, बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये सर, ये अपने आप हो जाता है टंकी में अगर बहुत कहीं से कंटामिनेशन चला गया। अच्छा। या तो इन्फेक्टेड पानी आ गया या तो इन्फेक्टेड कुछ फूड पार्टिकल आ गया, तो उसके चलते हो जाता है। अब साल्मोनेला टाइफाई में क्या है, टाइफाइड होने पर, टाइफाइड भी पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का ही है। सारे आंत में हमारे समझिए पैची अल्सर हो जाता है। जितना इंटेस्टाइन है ना, बीच बीच में पैच पैच के रूप में अल्सर हो जाता है। अच्छा। तो उस स्थिति में आप कुछ भी खाइएगा, कुछ भी करिएगा, तो आपको वोमिटिंग होगा या डायरिया होगा। 3rd वीक में जाकर के ब्लडी डायरिया लोगों को होने लगता है अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ तो, टाइफाइड के केस में। तो उसका सिंपल टेस्ट सब भी है, इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट भी हम लोग कराते हैं तो पता चल जाता है। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो अकॉर्डिंगली उसका एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, बिल्कुल उपचार किया जाता है। कॉलेरा हो गया, उसी तरह विब्रियो कॉलरी होता है, जी, कीटाणु का नाम। बिल्कुल सर, कॉलेरा की भी बात हम विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये 3 जो समस्याएं आपने बताई हैं, उनके लक्षणों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर समझते नहीं हैं, लेट करते हैं जाने में, और उसके बाद उसकी स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती है। तो किस तरह के लक्षण शुरुआत में ही दिखाई दें? जैसे कारण पर तो आपने प्रकाश डाला है कि पानी दूषित हो या भोजन दूषित हो किसी भी तरह से, तो क्या लक्षण शुरुआत में हो? देखिए, पहले तो अब वही डिपेंड करता है कि एक्यूट डिसेंट्री अगर हो रहा है गैस्ट्रोएंटेराइटिस में तो पेन एब्डोमेन होगा। अच्छा। पेट में दर्द होगा। अब पेट में भी दर्द कहते हैं सर, तो आप ही लोग पूछते हैं कि किस तरफ दर्द हो रहा है। तो एक्चुअली एब्डोमेन को हम लोग 9 पार्ट्स में बांटे हैं। 9 पार्ट्स बटा हुआ है, और जिस पार्ट में दर्द होता है उस पार्ट के अंदर जो ऑर्गन रहता है हम लोग का इंटेस्टाइन में, उससे स्पेसिफिक डिजीज के बारे में हम लोग आप लोग पता करते हैं, सोचते हैं। जी। चूंकि ऐसे तो बहुत ई हो गया, ब्रॉड हो गया। बिल्कुल ब्रॉड है। तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, जैसे अगर वो बोला कि दर्द है, तो हम लोग फिर उसको पाल्पेट करते हैं, टेंडरनेस देखते हैं कि अंदर से दर्द उसको है कि नहीं है, उस अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस फिजिकली किया जाता है। अच्छा। अदरवाइज आज के जमाने में तो काफी इन्वेस्टिगेशंस आ गया है। काफी मतलब कि अगर किसी को पेट में दर्द हो, चाहे किसी भी हिस्से में हो, एक बार तो दिखाना, मतलब एक बार दिखा लेना चाहिए, जरूरी होता दर्द है तो। इसके बाद सेकेंडरी क्या है उसमें कि जनरली वॉमिटिंग या डायरिया फॉलोड बाय दर्द के बाद उल्टी और पतले दस्त, कुछ भी हो सकता है। आइदर वॉमिटिंग भी केवल हो सकता है या दोनों हो सकता है, या केवल डायरिया भी हो सकता है। उसमें शरीर का सब देखिए, अब इसमें भी 2 केस आ गया। एक आ गया छोटे बच्चे, एक आ गया एडल्ट, वयस्क लोग। छोटे बच्चे में हम लोग ज्यादा कंसस रहते हैं कि उनमें पानी और लवण, माने इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बहुत जल्दी कम हो जाती है। अगर 2-4 वोमिटिंग बच्चा कर लेगा तो उसको अगर नहीं फिर रिहाइड्रेट, जिसको जैसे पानी चढ़ाना बोलिए, या घर में ही जैसे लोग पानी चम्मच से पिलाता है छोटे बच्चा को इलेक्ट्रॉल के साथ वाला, तो वो सब देने के चलते कॉम्बैट कर सकते हैं, माने कि हो जाता है। लेकिन अगर सीवियर है, डिहाइड्रेशन है, जैसे बच्चा का आंख नहीं खुल पा रहा है, पल्स बहुत फीबल है, माने कि कम दिखाई सुनाई पड़ रहा है,
और इसके बाद बच्चा भी देखिएगा काफी इरिटेबल हो जाता है। तो जैसे रोने लगेगा, ये है वो है। तो उसमें लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन जानना बहुत जरूरी है। और हमें जहां तक लगता है कि अगर थोड़ा भी ज्यादा हो रहा है तो आप घर पर रिस्क नहीं लें। बिल्कुल, किसी भी लोगों को यही मेरा सलाह है, रिस्क नहीं लें। किसी पेडियाट्रिशियन से या किसी डॉक्टर से आप तुरंत दिखलाएं अगर जरूरत है। इसमें जनरली ट्रीटमेंट से ज्यादा रोल होता है रिहाइड्रेशन का, जैसे पानी का और वही इलेक्ट्रोलाइट्स का। मतलब शुरुआत में हम वही नमक चीनी का घोल या जो वो घर में इलेक्ट्रॉल जैसे पाउडर भी आता है, ले सकते आजकल बना हुआ आता भी है सॉल्यूशन। अच्छा, फ्रूटी जैसा एक सॉल्यूशन रहता है, इलेक्ट्रॉल अलग अलग फ्लेवर में, ORS भी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलता है, तो वो सब भी दे सकते हैं। लेकिन बच्चों में मेनली इलेक्ट्रॉल पाउडर ही घोल के दिया जाता है। और उनमें अगर दिक्कत है तो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो क्या ये बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है अगर इसमें हम ध्यान ना दें? जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल, बच्चों में तो बहुत कॉमन है। और जैसे गांव में भी आप देखते हैं कि लोग केयर कम कर पाते हैं, चिकित्सक के पास कम पहुंच पाते हैं और उनको वहां की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। लेकिन हमें लगता है आज के दिनों में अब गांव या गांव के आसपास में काफी सुविधा सरकार ने भी वहां दिया है। जी, और अगर चाहे लोग तो उसके उठा सकता है सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो खान पान है उसको बिल्कुल शुद्ध रखें। खास करके बरसात के दिनों में इसके दूषित होने की जो संभावना है बहुत ज्यादा है। हम ही लोग जैसे बरसात के दिनों में आप कोई सब्जियां खरीदती हैं, तो सब्जियां खरीदती है तो सब्जी भी देखिएगा कि कहीं पानी से निकालता है या पानी में धोता है लोग, तो सब दूषित रहता है। बिल्कुल। तो उसको कम से कम लाके घर में गर्म पानी से अच्छे से साफ कर लें, इसके बाद उसको पकाएं। और कोई भी खाना जो खाएं उसको फुल्ली कुक्ड करके, पार्शियली कुक्ड रहता है या अनकुक्ड रहता है, उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत चांस। लेकिन सर तो सलाद वगैरह खाने की भी तो सलाह दी जाती है। तो सलाद दी जाती है, लेकिन सलाद में कुछ चीज ऐसा होता है, या हम लोग फल खाते हैं, जैसे बीट रूट होता है, आप जानती होंगी। तो बीट रूट में अगर कच्चा खाती हैं तो बहुत केसों में सुनी होंगी कि मेनिंजाइटिस हो जाता है। उसमें एक कीड़ा होता है वो। बीट रूट ओनली या गाजर भी? दोनों चीज। बीट रूट में ज्यादा केस देखा गया। अच्छा, ज्यादा केस देखा। तो हम लोग तो देखिए सलाह देते हैं लोग को यही कि बीट रूट को भी बॉयल कर दीजिए, उसका भी सूप बना लीजिए, आराम से पीजिए। मतलब हम कोशिश करें कि बीट रूट हो या क्योंकि एक चीजें जो है, एक टेम्परेचर ही ऐसा चीज है जो कीटाणुओं को 99% खत्म कर देता है। बिल्कुल। 100 डिग्री पर उसको बॉयल कर दीजिए, काफी पका दीजिए। या नॉनवेज भी जो लोग खाते हैं, मांसाहारी जो लोग हैं, वो लोग भी देखिएगा कुछ आधा कच्चा आधा पक्का वाला खाता है, तो उसमें बहुत डर रहता है। टाइफाइड, कॉलरा, ये सब का बहुत चांस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो भी व्यंजन बने वो अच्छे तरह से भुने पके हुए, पूरी तरह से फुली कुक्ड होना चाहिए। वो पहला चीज। बरसात के दिनों में तो बहुत ज्यादा संभावना होती है इन्फेक्शंस की। जी। और इस संबंध में एडल्ट्स के बारे में भी सर आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं एडल्ट्स के बारे में बोल रहा था कि एडल्ट्स में भी जैसे कि वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है, कॉलरा हो, टाइफाइड हो, किसी चीज में हो। उस स्थिति में मेनली हम लोग गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए पहले तो गैस्ट्राइटिस के लिए देना पड़ता है, जैसे H2 इनहिबिटर आजकल आ गया है, वो सब देते हैं, तो उससे गैस्ट्राइटिस कम होता है, इरिटेशन गैस्ट्रिक, तो वॉमिटिंग थोड़ा कम हो जाता है, या एंटी वॉमिटिंग ड्रग देते हैं। दूसरा चीज है कि डायरिया को रोकने के लिए मेडिसिन है, लेकिन यहाँ भी वही काम करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अगर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को आप बैलेंस कर लेते हैं तो मतलब प्राथमिक उपचार हम घर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद। मैक्सिमम समझिए आपके हाथ में जी, स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आप मैक्सिमम अपने से कंट्रोल कर सकती हैं। और जहां तक लगे नहीं दिक्कत है, जैसे बच्चों में तो जल्दी ही किसी चिकित्सक से जरूर सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा प्रयोग अपने ऊपर ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चिकित्सक हैं ही हमारे पास में, तो आसपास आप नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स हों आप दिखा के इस मौसम में बिल्कुल खतरा नहीं लेना है, क्योंकि फिर बाद में नहीं तो लेने का देनी होने लगता है, गंभीर स्थिति हो जाती है। गंभीर स्थिति हो जाने पर फिर एडमिशन करिए और लाइफ भी रिस्क पर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। जी। तो सर इसके बाद आप शुरू आपने किया था कॉलरा के बारे में। विब्रियो कॉलरी उसके कीटाणु का नाम है। कॉलरा एक समय में पहले आप देखी होंगी भारत के काफी लोगों को होता था, और काफी जान भी ले चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे गांव। आज से 30-40 साल पहले गांव का गांव लोग उससे कॉलरा से, तो वो भी क्या होता था, कॉमन सोर्स होता था फूड से।
कॉलेरा भी जैसे गांव में किसी दावत हुआ, किसी का कोई त्योहार हुआ पर वो लोग खाया, तो अगर उसमें इन्फेक्शन है तो गांव के मैक्सिमम लोग को मतलब ये इन्फेक्शियस हो जाता है फिर ऑलवेज उसी से आता है। देखिए खाना और पानी, यही दो चीज को आप कंट्रोल करिएगा तो बीमारी को कंट्रोल कर लीजिएगा। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है कि कॉलेरा का एक यही मैंने कि हम लोग मैंने बताते हैं कि डायरिया जो होगा वो एफर्टलेस होगा, मैंने आपको पता भी नहीं चलेगा, लेट्रिन पास हो जाएगा। जैसे बाकी में गैस्ट्रोएंटेराइटिस में पेट में दर्द होगा, फॉलोड बाय आप बाथरूम जाइएगा तो हो सकता है, लेकिन एफर्टलेस मैंने कि विदाउट योर नॉलेज, विदाउट योर नॉलेज खत्म हो जाता है, इट विल पास आउट। जी जी जी। तो वो स्थिति बहुत खराब होती है और उसमें भी काफी डिहाइड्रेशन का होता है मैंने लेवल, और डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाने से लोगों की जान चली जाती है। तो उस केस में भी आपको मेनली वही है कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट देना है, और प्रॉपर उसका जो ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक पार्ट वो तो डॉक्टर चलाएंगे ही, वो तो डॉक्टर चलाएंगे ही, लेकिन घर में आपको ये दो चीज का जरूर करना है। अगर नहीं भी कुछ मिलता है इलेक्ट्रोल पाउडर तो घर में जैसे कि चीनी और नमक, चीनी थोड़ा ज्यादा रखिए, नमक चुटकी भर डालिए और एक गिलास पानी में घोल बना के उसको धीरे धीरे पिलाते रहिए, बिल्कुल लगातार पिलाते रहिए। और पानी साफ रहे, पानी तो बॉयल वाला जिस कंटेनर में हम पानी रखते हैं वो साफ रहे, जिस चब्बत से हम दे रहे हैं वो साफ रहे। तो साफ सफाई की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, हर मौसम में है और बरसात में तो खास करके बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो कॉलेरा का भी जो लक्षण है आपने बताया, और अगर ये इसके जो लक्षण दिखाई देते ही फौरन उपचार के लिए जाना चाहिए, ये पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली समस्या है। हाँ, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो इसमें प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ही देंगे, घर पर नहीं ट्राई करना चाहिए जी, क्योंकि आप लीजिएगा लेकिन हो सकता है कि उससे नहीं ठीक हो पाए। तो एक्चुअली ड्रग में भी हम लोग का मल्टीपल रेजिम बना रहता है, तो उसके चलते डॉक्टर लोग सही तरीके से आपका इलाज करेंगे और ठीक हो जाता है, 100% क्यूरेबल ठीक हो जाते हैं ना ये सब सही समय पे अगर हम दिखा लेते हैं। टाइफाइड बोले, कॉलरा बोले और ये सब गैस्ट्रोएंटेराइटिस सब 100% क्यूरेबल है, लेकिन यही है कि सही समय पर सही कदम उठाना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें देर नहीं करना है, डिले करिएगा तो आपको प्रॉब्लम, वो फिर स्थिति जो है वो खराब होती चली जाती है। ये बरसात के मौसम में अधिकतर लोगों की ये शिकायत होती है सर कि खाना नहीं पचता है, पचने में देर होता है। तो क्या इस मौसम में पाचन संबंधी कुछ परेशानियां होती हैं शरीर में? क्या ये प्रकृति का क्या है? ये इसमें है कि जैसे कि डिलेड मैंने कि उसका डिलेड ट्रांसफर होता है फूड्स, मैंने स्टोमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, प्रोसेस धीरे हो जाता है। जी जी, धीरे हो जाता है। और दूसरा चीज है कि आपको जैसे बैक्टीरिया बताए, जैसे कि सीबो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस टाइप का चीज में जैसे बैक्टीरिया सब अगर ज्यादा ग्रोथ कर गया है तो वो पैसेज डिले कर देता है, तो आपको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, नहीं जल्दी होगा। इसीलिए बहुत लोग देखते होंगे कि जैसे पाचक संबंधी टाइप का भी हम लोग का जैसे आता है डाइजेस्टिव टैबलेट्स, सिरप से, तो वो लोग लेते हैं। ऐसे घरेलू भी बहुत नुस्खे होते हैं कि अपना पाचन संबंधी लोग लेते हैं। जी जी, गांव के जितने लोग, अपने पहले के तो बुजुर्ग लोग अपना अलग बताते ही थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम एज ए मेडिकल बोल रहे हैं कि आपको दवा सब है उससे लेना चाहिए, पाचन आपका बढ़ेगा। बिल्कुल, मतलब इस मौसम में थोड़ी धीमी हो जाती है हमारी पाचन जो क्रिया है, जो हमारे सिस्टम है डाइजेस्टिव, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ऐसे मौसम में किस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए? शुद्धता की बात हमने की है, लेकिन अब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम प्रकार की बात कर रहे हैं। जी, तो भोजन में ज्यादातर जैसे कि बरसात के दिनों में 3-4 महीने का जो समय है उसमें हम लोग सलाह देते हैं कि शाकाहारी भोजन ज्यादा करिए। अच्छा, शाकाहारी भोजन में भी आपको लीफी जो होता है, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, सागो, ये सब कम खाइए, उससे इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। जी जी जी। और हरी सब्जी खाइए, पूरा पका के खाइए, और वेजिटेरियन रहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉनवेज इस समय में 3-4 महीने में उसका पाचन बढ़िया नहीं होता है, तो उसमें फिर दिक्कत होता है। आजकल तो ऐसे भी देखिए लोग बोलता है कि सावन महीना है तो नहीं खाना है, तो, जी, जी। तो कुछ हमारा ऑर्थोडॉक्स भी पहले से बना हुआ है इस टाइप का लोगों का। लेकिन वेजिटेरियन खाना अच्छा है और पूरा पका के खाएं
और ज्यादातर देखिए हल्का भोजन लें, हल्का भोजन लें, जैसे कि अब माने कि क्या बोलते हैं, जैसे घी, तेल, ये सब पचने में दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गरिष्ठ भोजन हमें नहीं लेना है, हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन कह सकते हैं। खाना बिल्कुल गरम गरम हम लोग खाएं तो गरम ही खाएं, वो तो गरम ही खाएं जी बिल्कुल, क्योंकि ठंडा बासी ये खाना इन्फेक्शन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग आज का खाना कल खाते हैं, जैसे बहुत लोग फ्रिज में रख दिए, निकाल के खाते हैं, लेकिन उसको भी जैसे हम लोग सलाह देते हैं कि अगर जरूरी है तो खाइए, लेकिन उसको पूरा गर्म कर लीजिए। आजकल तो डिफरेंट, जैसे चूल्हे पर भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी आ गया है, बहुत चीज आ गया है, लेकिन उसको पूरा गर्म कर दें सो दैट कि उसका जो अंश है कीटाणु का वो चीज नहीं रह पाए। दूसरा है कि इसमें फंगस भी हो सकता है, खाना अगर ज्यादा दिन, कोई 5 दिन फ्रिज में रखा, निकाला, गर्म किया, खा लिया, तो फंगल डायरिया भी हो जाता है फंगस से भी, तो वो हो गया अलग चीज, आपको बैक्टीरिया के अलावा चीज है, तो इसीलिए इसमें इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डर रहता है। बिल्कुल, तो कुछ समस्याओं का तो आपने जिक्र किया सर, और भी कुछ परेशानियां होती हैं बरसात में? और तो आपको जैसे स्किन की संबंधी है, चमड़े में भी बीमारी हो जाती है, जैसे स्कैबिस है, या फिर आपको डर्मेटाइटिस होता है। अच्छा, तो ये सब पानी, एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों को जैसे नहाने वहाने के लिए भी साफ पानी नहीं मिल पाता है, तो बहुत लोग देखिएगा तालाब में, नदी में, कुएं के पानी से नहाते हैं। तो जहां अगर इन्फेक्शन है, जैसे किसी तालाब में देखिएगा जानवर भी नहा रहा है, आदमी भी उसी में नहा रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, बाकी क्रिया भी कर रहे हैं, बाकी क्रिया भी कर रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन होगा। तो आपके ऊपरी जितना एक्सोजेनिक है उसमें इन्फेक्शन होने का काफी ज्यादा डर रहता है। तो चमड़े की बीमारी सबसे ज्यादा इसमें भी देखा जाता है रेनी सीजन में। बिल्कुल, तो आप तो फिजिशियन के तौर पे लोगों को देखते हैं, तो हर तरह की समस्या लेकर लोग आते होंगे। जी। तो ये जो चमड़े की समस्या है उसके भी कुछ खास लक्षण है, बरसात में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसके? वही जैसे बताइए, स्कैबिस है और ये सब है। इसके क्या लक्षण आते हैं उभर कर? लक्षण है जैसे कि आपको कहीं पैची डिस्कलरेशन हो जाएगा, जैसे ललापन हो गया, या लगेगा कोई दाग है, धब्बा है, इस टाइप का। अच्छा। पहला चीज होता है किसी स्किन डिजीज में 99% प्रूराइटिस, खुजली होती है। हाँ, वो खुजली होगी। उसमें आपको देखिए फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, जितना आपको स्किन डिजीजेस है उसमें फंगल इन्फेक्शन ज्यादा है। तो एंटी फंगल ही हम लोग ट्रीटमेंट ज्यादातर करते हैं। अब इसमें कहिएगा कि आपको हमारे क्लोज पार्ट में भी और अंडर पार्ट में भी इन्फेक्शन ज्यादा होता है, जो ढके हुए स्किन डिजीज। हाँ, उसमें क्यों होता है कि लोग बरसात के सीजन में देखिएगा कि कपड़ा पूरा सूखा नहीं है, आधा भींगा हुआ है, या उसमें मॉइस्चर है, उसको भी पहन लेते हैं, पहन लिए तो उससे क्या होता है कि अंदर में फिर वही फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। काफी लोगों को ये सब प्रॉब्लम होती है, आते हैं बिल्कुल, कई बार तो कपड़े सूखने में ऐसी भी समस्या होती है, बरसात में जल्दी सूखती या फिर कोई भीग के आए हैं और वैसे ही बहुत देर तक रह गए उन्हीं कपड़ों में, उसमें भी दिक्कत है। उसमें भी है। तो क्या इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए सर? कपड़े तो कभी भीगा नहीं पहनिए, स्पेशली अंडर गारमेंट्स कभी नहीं पहनिए। और एक्सपोज पार्ट में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो ढका हुआ पार्ट है उसमें वो इन्फेक्शन काफी देर तक रह जाता है। जी। तो इन्फेक्शन काफी देर तक रह जाता है। तो अगर कुछ ऐसा लगे कि खुजलाहट हो रही है तो, या कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। बिल्कुल, तो ये तो बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई हैं सर। जो कॉमनली जो समस्याएं होती हैं बरसात के दिनों में, आम तौर पर उसकी चर्चा हमने की है। तो अब और सवाल आपसे पूछूं, ये हमें इजाजत नहीं दे रहा है समय, लेकिन अब चलते चलते चूंकि आप यहाँ पर आए हैं तो आपसे एक छोटा सा संदेश, हम ऐसे तो बहुत सारी बातें बताई आपने सर, लेकिन एक छोटा सा संदेश आप हमारे दर्शकों के नाम कर दें, ताकि ये जो मौसम है वो बिल्कुल सबके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर रहे। मेरा संदेश यही है कि स्वास्थ्य ही जीवन है, और स्वास्थ्य पर अपने ज्यादा ध्यान दीजिए। बरसात के दिनों में 2 चीजें, एक एलिमेंट्री कैनाल की जैसे बताया इंटेस्टाइन की मैडम ने, हमने बताया जो इसमें, और दूसरा है कि लोगों को खांसी और निमोनिया होने का भी डर रहता है, खांसी और निमोनिया होने का भी डर रहता है। तो उसमें भी बचना है, ठंड से थोड़ा बहुत, भीगे कपड़ों से, और खाने पीने में फूड और पानी दोनों पर ध्यान दें।
पानी हमेशा बॉयल करके ही लें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का अर्थ है कि हम इस मौसम में साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें, हमारा खान पान जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो बिल्कुल शुद्ध रहे। अगर इन पर हम ध्यान देंगे तो ये मौसम भी हमारे लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा। तो सर, आप यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य वक्त दिया हमें, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपके माध्यम से लोगों को मिली है। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। अच्छे से रहे। धन्यवाद सर। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।